भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, अभी पिछले ही हफ्ते अखबारों में काफी खबर आई थी कि 2021 में 1,60,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी। तो ये तो ऐसी चीज है जो हर साल होती रहती है। हर साल 1 लाख से ज्यादा का नंबर तो आता ही है। तो मुझे लगा हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि कैसे सोचे हम लोग ये एमिग्रेशन के बारे में। वैसे एमिग्रेशन को हिंदी में कहते हैं उत्प्रवास, पर हम लोग अच्छा, एमिग्रेशन ही कहेंगे। तो हाँ ठीक है। एमिग्रेशन के बारे में कैसे सोचा जाए? तो मतलब एक बात तो ठीक है, हम लोग जैसे हमेशा कहते हैं व्यक्तिगत तौर पे तो कोई शक नहीं है कि एमिग्रेशन बहुत ही फायदेमंद चीज है। काफी लोगों का भला हुआ है, काफी लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली है, कई उनकी जीवन जो है उनका संवरा है। तो कोई शक नहीं है कि एमिग्रेशन इज अ फोर्स फॉर गुड होना चाहिए। लेकिन इस बार हम लोग सोचना चाहते हैं थोड़े राष्ट्रीय स्तर पर और पॉलिसी स्तर पर कि कैसे सोचे हम लोग उत्प्रवास के बारे में, कि क्या हमें गर्व होना चाहिए इस पर, या हमें दुखी होना चाहिए, या फिर ऐसी कोई चीजें हैं जिसके बारे में हमें और गहराई से सोचना चाहिए। तो क्या लगता है आपको? तो जैसे हर चीज होती है प्रणय, मुझे लगता है कि हर चीज का एक बैलेंस है। तो एमिग्रेशन, खासकर अभी एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो हमें बहुत फायदे भी हुए हैं। भारत के नागरिक और या फिर भारत मूल के निवासी, अब तो वो बाहर जग के नागरिक हो गए हैं, राइट। भारत मूल के निवासी पूरी दुनिया में रहते हैं, उससे हिंदुस्तान को फायदा भी होता है। हमारे नेटवर्क बनता है, हमारा व्यापार बनता है उस चीज से। तो इस तरीके के बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन अब आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा व्यक्तिगत स्तर पे तो अच्छी चीज है कि लोगों को अच्छे मौके मिल रहे हैं, पर हमको फिर ये सवाल उठाना चाहिए ना कि काबिल लोगों को हिंदुस्तान में मौके क्यों नहीं मिल रहे। तो एमिग्रेशन खराब नहीं है, लेकिन एमिग्रेशन जिस वजह से हो रहा है उसकी वजह से तो हमें चिंता होनी चाहिए ना, कि अगर वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान, पुराने जमाने में पूरी दुनिया से लोग हिंदुस्तान आते थे क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज भी थी। तो अभी हिंदुस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, तो एक तरीके का आपको एक ये इंडिकेशन भी है, आपको एक समझ में आ रहा है कि रिलेटिवली स्पीकिंग अभी बहुत सारे ऐसी जगह हैं दुनिया में जहां पे हिंदुस्तान से ज्यादा मौका है आपके पास में प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और करियर के लिए। तो ये आपके लिए एक हर इंडिविजुअल लेवल पे ये चॉइस सही हो सकती है, लेकिन एक देश के लेवल पे हमको चिंता करनी चाहिए कि ऐसे मौके हम क्यों नहीं दे रहे हैं काबिल लोगों को, और हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं ऐसे मौके दे पा रही है लोगों को। तो सौरभ, मैं दूसरा पहलू देखता हूँ इसका, कि जैसे अब हमें पता है कि भारत की जो शक्ति है वो ह्यूमन कैपिटल है। ज्यादा लोग हैं, ज्यादा यंग लोग हैं, और ऐसे कई देश हैं जहां पर यही प्रॉब्लम है प्रिसाइसली। जैसे आप जापान देख लो, या कितने जो भी अमीर देश हैं वहां पे तो ये प्रॉब्लम है कि लोग नहीं है, उन्हें चाहिए और लोग। तो हम लोगों को ये ऐसे क्यों सोच रहे हैं हम लोग कि ये प्रॉब्लम है? जितने लोग बाहर जाएं ना, फायदा भारत को भी है ना। व्यक्तिगत तौर पे तो हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया, तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय तौर पे भी फायदा होगा, नहीं? आपको नहीं लगता? नहीं, तो जैसा मैंने बोला, वो फायदा होता है कि हमारे लिंकेज बढ़ते हैं, नेटवर्क बढ़ते हैं, व्यापार बढ़ता है, उसकी वजह से ये फायदे भी होते हैं। लेकिन आपने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नुकसान नहीं होता, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं है ना। आपका जो टैलेंट बाहर जाता है, वही टैलेंट आपको कई बार हिंदुस्तान में भी चाहिए होता है। और कई बार आप देखेंगे कि वैसे हर तरीके के लोग बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एलीट माइग्रेशन भी बहुत हो रहा है इंडिया से। और इसमें एक दूसरी चीज भी होता है, जिससे मतलब एक पुराना थ्योरी है ना, वॉइस एग्जिट का, वॉइस वर्सेस एग्जिट। तो अगर एग्जिट आसान हो जाए तो वॉइस कमजोर हो जाती है ना। और वो मतलब कि भाई आपका एलीट जो है, जिसकी एस्पिरेशंस हिंदुस्तान में ज्यादा है, वो लोकल प्रेशर डालेगा ना हमारी लोकल पॉलिटिक्स पे, लोकल सुविधाओं पे, कि भाई मुझे और चाहिए। आज की डेट में उसका एक प्रेशर वॉल्व है। भाई ज्यादा परेशान हो जाएगा आदमी तो कहेगा मैं जा रहा हूँ छोड़ के, ठीक है। और भैया फ्लाइट पकड़ो, चले जाओ। और अगर आप सही में बहुत अच्छे एलीट में हो और काबिल हो, तो आपको दुनिया में कोई भी देश आज की डेट में बोलेगा कि भैया हमारे यहाँ आके बस जाइए आप। तो एक तरह से हिंदुस्तान ने एक वॉइस खो दी ना, जो कि प्रेशर डालती। तो ऐसा तो नहीं है कि नुकसान नहीं होता है। और दूसरा, आप जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं वो भी कम हो जाते हैं जब आपके पास में लोकल टैलेंट नहीं होता है, वो भी कम होते हैं। तो फायदे भी हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि फायदे हैं ही नहीं, और जितने लोग बाहर जाए उतना अच्छा है।
लेकिन आई मीन ये हमको एज एट देश के लेवल पे लेकिन देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल को कोई ऐसा सोच सकता है अच्छा तो हम लोगों को जाने से रोक दे तो अच्छा हो जाएगा क्या देश के लिए, वो गलत है ना, हाँ नहीं कि भाई आप वो तो अचानक से लोगों को रोक दो, हाँ कि भाई अब आप लोगों को रोक दो, नहीं अब हम हमको जाने नहीं देंगे, हाँ हाँ, नहीं क्या करना है उसके बारे में वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ हाँ पहले सोच रहा था ये प्रॉब्लम भी है कि नहीं, तो इसके बारे में हाँ सौरभ जैसे मैं एक अच्छा मुझे पॉइंट पता पड़ा कि क्योंकि इमिग्रेशन जब होता है, मतलब अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, उस देश का इंसेंटिव अलाइंड है कि वो इमिग्रेंट्स के साथ क्या हो रहा है उसको पूरा तरीके से ट्रैक करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो एमिग्रेटिंग कंट्री है, जैसे इंडिया से इतने लोग जा रहे हैं, अभी इंडिया के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि उनकी लाइफ साइकिल ट्रैक करे, तो पूरे विश्व में इस मामले के ऊपर डेटा बहुत कम है। तो जैसे आप बोल रहे थे ना कि क्या लिंकेजेस होते हैं, लिंकेजेस कमजोर होते हैं या नहीं, इसके ऊपर कोई भी डेटा नहीं है हमारे पास। तो इस लास्ट बुक इसके ऊपर जो थी इंडिया के केस में, जो 2010 में एक किताब लिखी थी, जो मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट है देवेश कपूर, उन्होंने लिखी थी ये किताब डायस्पोरा डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। तो उसी से मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन करना चाहता हूं और उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो ठीक उस है, किताब में बताइए। भी उन्होंने यही कहा था कि मतलब जो आर्थिक परिणाम है इमिग्रेशन के, वो थोड़े मिक्स्ड है भारत के लिए, लेकिन जो राजनीतिक परिणाम है वो ज्यादातर पॉजिटिव है। तो ये 2010 की किताब है। अब हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर सकते हैं। तो पहले आते हैं आर्थिक परिणाम पर। तो आर्थिक परिणाम पे पहले तो वो बात करते हैं जैसे जो लेस स्किल्ड लेबर का आउट माइग्रेशन हुआ है वेस्ट एशिया में, मतलब मिडिल ईस्ट वगैरह में, तो उसका तो ज्यादातर पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों को बहुत अवसर मिले हैं, लोगों की इनकम्स बढ़ी हैं वगैरह वगैरह ना। तो और उस ठीक, वजह से रेमिटेंसेस भी हैं, तो भारत को सीधा सीधा फायदा भी मिला पैसा जब आता है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज इतना कमजोर था। तो रेमिटेंसेस 80s 90s के दौरान काफी बढ़े, तो उसकी वजह से हमें एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर था। तो ये तो सीधा थोड़ा आर्थिक परिणाम है जो कि सकारात्मक। अब लेकिन जो आप कह रहे थे वही है कि जो हाई स्किल्ड लेबर है उसके माइग्रेशन से तो जो इफेक्ट है वो थोड़ा मिला जुला है, उसे हम पॉजिटिव नहीं कह सकते। पॉजिटिवली तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ठीक है, भारत की रेप्यूटेशन बढ़ी है पूरे विश्व में। भारत के लोग तो हर कंपनी में हैं, कहीं कहीं भी जाइए लोग जानते हैं भारत को बेहतर। वो लोग एक सेतु का भी काम करते हैं, एक ब्रिज की तरह लोगों को भारत के बारे में बताते हैं वगैरह वगैरह, और आइडियाज टेक्नोलॉजीज वापस भी आती हैं क्योंकि हम वो कनेक्टेड हैं। तो ये पॉजिटिव साइड है। मैं बोलूंगा प्रणय, एक रिसर्च थोड़ी कम होती है पर मैं बिजनेस में अक्सर देखता हूँ कि जब हम्म भी हिंदुस्तान से यूएस में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे कोई देसी भाई होता है, हम्म हम्म ठीक है। हम्म और वो देखोगे तुम, वो हर कंट्री का, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान का होता है। अक्सर दिखता है कि की पोजीशन में रशियन लोग होते हैं तो आउटसोर्सिंग रशिया के आसपास हो रही होती है या ईस्ट यूरोप हम्म में, की लोग हिंदुस्तानी होते हैं तो हिंदुस्तान में हो रही होती है, की लोग पाकिस्तानी होते हैं तो पाकिस्तान में भी हो रही होती है, ठीक है। हम्म श्रीलंकन हो तो मैंने श्रीलंका में भी होते हुए देखी। तो हम्म किस देश के लोग उस कंपनी के की पोजीशंस पर हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल होते हैं कि हाँ मैं फ्लाइट पकड़ के जाता हूँ ना, वहां पे देख लूंगा, हाँ, हम्म या फिर मैं ओके हूँ रात को बात करने के लिए, या फिर जस्ट कल्चरली आसान होता है उन लोगों के लिए बात करके दूर से बिना किसी की शक्ल देखे आप इतने हजारों किलोमीटर दूर काम करवा रहे हो, तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी जरूरी होता है। तो हम्म हिंदुस्तानियों का बड़ी मात्रा में होना यूरोप में और यूएस में हमारे पूरे आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। बिल्कुल। और सौरभ अब ये आपको बेहतर पता होगा, लेकिन जैसे इन्वेस्टमेंट जगत में भी इन्वेस्टर जैसे सिकोया कैपिटल वगैरह में भी काफी हाई पोजीशंस पे तो भारतीय ही थे, तो शायद उस बिल्कुल, वजह से भी थोड़ा बहुत फायदा तो हुआ होगा, वो लोग हर भी जगह भारत को हर ज्यादा चाहते जगह, थे। हाँ तुम देखो जितने भी वीसी कंपनीज के इंडिया ऑफिसेस बने वो वापस आके उन लोगों ने शुरू किए ना, जो वहां हम्म पे सीनियर हिंदुस्तानी थे। या फिर तुम जो इंडिया डेवलपमेंट सेंटर्स, इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आर&डी सेंटर्स इंडिया में शुरू हुए, चाहे तुम इंटेल के ले लो, गूगल के ले लो, याहू के ले लो, याहू बंद हो गया अभी, पर जब भी शुरू में खुले थे इस तरीके के बहुत सारी कंपनियों के बड़े बड़े खुले। और हम्म अक्सर तुम देखोगे कि उन सब कंपनियों में जो पहला इंडिया हेड वगैरह होते थे या शुरू के एम्प्लॉइज, वो वहां पे रहने वाले हिंदुस्तानी जो बोलते थे अब हम वापस आना चाहते हैं। तो ये हम्म मूवमेंट ऐसा भी नहीं है कि वन वे है प्रणय, टू वे मूवमेंट है। हम्म खासकर बैंगलोर में हम हम्म बहुत देखते हैं कि लोग जाते हैं, लोग वापस भी आते हैं, और ठीक है। ये हाँ इस चीज से काफी कनेक्शन बनता है कि लोग वहां जाते हैं, 8-10 साल रहते हैं, उसके बाद में वापस हिंदुस्तान आते हैं। तो एक जो तुमने सेतु वाली चीज बोली वो उसके स्टडी नहीं है, तो ये सब थोड़ा हम्म एनिक्डोटल है।
लेकिन हाँ बिजनेस जगत में ये बहुत कॉमन है कि इन चीजों से बहुत हेल्प होती है। हाँ बिल्कुल। तो इसका अब नकारात्मक आर्थिक प्रभाव देखते हैं। तो जैसे उस किताब में उन्होंने ये बोला और जो आपने भी कहा कि जो एग्जिट का रास्ता इतना साफ है और सहूलियत है उस रास्ते में कि लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो या फिर हमारे इंस्टीट्यूशंस और जो स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसमें एक्सीलेंस कम हो गया है और लोग ये चाहते हैं कि ठीक है हम बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे ठीक करने की क्या जरूरत है। तो वो एक बिल्कुल। मेंटेलिटी है और ऐसा हुआ है कि जो लोग उनको रिप्लेस कर रहे हैं वो भी ये नहीं चाहते कि जो कुछ बचा खुचा है उससे ही बहुत कुछ अच्छी इमारत खड़ी करें। वो भी ये शायद एग्जिट देख रहे हैं या फिर हमारे हायर एजुकेशन के दुखड़े तो कई लोगों को पता ही है कैसे हायर एजुकेशन हो गया है कि कैसे मेरे कम्युनिटी का या मेरे कास्ट का वाइस चांसलर हो वगैरह, ना कि ये कि एजुकेशन किस तरीके से एक्सीलेंट हो। तो उस मामले में एक नकारात्मक पहलू है कि एक एग्जिट रूट होने की वजह से वॉइस नहीं है जो आपने कहा। दूसरा ये किताब में कहा था कि जैसे चाइना में जो माइग्रेशन हुआ था उस वजह से जो कनेक्शन जो हम लोग बोल रहे हैं जो सेतु का काम किया वो उन लोग जो लोग माइग्रेट कर रहे थे वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर से थे ना कि सर्विसेज सेक्टर से। तो जब वो लोग वापस आए और या फिर उन्होंने जो नेटवर्क्स बनाए वो उनके इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनाए तो काफी जो मैन्युफैक्चरिंग बूम हुआ वो इस कनेक्शन की वजह से भी था। लेकिन हाँ भारत में जो आउट माइग्रेंट्स है वो ज्यादातर सर्विसेज सेक्टर में है तो वो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाए, उनके नेटवर्क्स नहीं थे, कनेक्शंस नहीं थे। तो ये दो नकारात्मक पहलू है। आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं ये ठीक बात है और इसमें शायद अभी इसमें मे बी ये हिंदुस्तान का स्ट्रेंथ है सर्विसेज फिलहाल, तो अभी क्या बोल सकते हैं। हम्म तो शायद यहाँ पे टैलेंट भी वही अच्छा है जो वो वहां जाता है ज्यादा। ओके, और शायद चाइना का टैलेंट इंडस्ट्रियल में ज्यादा अच्छा था इसलिए वो गया। अब और मतलब अगर ताइवान को गिने तो टीएसएमसी तो सबसे बड़ा उदाहरण है, जो उनके फाउंडर थे वो यूएस में काम करके ताइवान लौटे और दुनिया की सबसे बड़ी उन्होंने फाउंड्री ताइवान में लगा दी, है ना। तो इसके लिए क्या कहते हैं, ये वाली चीज तो बिल्कुल वाजिब है। तो लेकिन ये मुझे चीज बताओ प्रणय कि अब हमको फायदा सर्विस में हो रहा हो या इंडस्ट्रियल में, इससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब ठीक है, एक आप नेशनल लेवल पे बोल सकते हो कि मिक्स ऑफ इकोनॉमी हम केयर करते हैं, लेकिन पैसा तो पैसा है ना, ऐसे कमाए या वैसे कमाए। हाँ बिल्कुल, वो तो है लेकिन वही है इंडस्ट्रियल सेक्टर एक जरूरी स्तंभ है किसी भी अर्थव्यवस्था का ना, और वो कहीं ना कहीं तो हमें खड़ा करना है। अभी भी हम देखते हैं कि वो खड़ा नहीं हो पाया और शायद एमिग्रेंट्स का उस पर एक प्रभाव हो सकता है क्योंकि उनके पास पैसा होता है या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि नहीं हुआ है। तो वही है। पर मुझे तो मैं भी आपसे सहमत हूँ कि कहीं भी हो पैसा हो वो फायदा है, लेकिन ये भी तो देखना है ना सौरभ, हर तरह के लोग शायद सर्विसेज सेक्टर में उस तरीके से मास एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकते जो नहीं वो ठीक इंडस्ट्री बात है, से। पर मैं कह रहा हूँ उसका शायद एमिग्रेशन से कोई लेना नहीं है प्रणय। मैं ऐसा मुझे नहीं दिखता है कि हम अपना मैंने अब तो क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ काम करता हूँ बहुत, मुझे दिखता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमिग्रेशन है इंडिया में, है ही नहीं। तो इनफैक्ट वो हमको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं है। शायद वहां पे हमारा या तो टैलेंट बेस उतना अच्छा नहीं है ना, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी देखोगे कि विदेशी कंपनियां एक्सपैट्स भेजती हैं, वहां से फॉरेन रिटर्न इंडियन नहीं आते ज्यादा। ठीक है, वो वहीं के निवासी आते हैं। आप देखोगे कि कोई फ्रेंच आया है, स्वीडिश आया है, जापानी लोग अपने जापानीज मैनेजमेंट भेजते हैं, कोरियन लोग आते हैं। लेकिन सर्विसेज कंपनी में कोई ना कोई हिंदुस्तानी आता है उस कंपनी का नुमाइंदा बन के। ठीक है, तो वो जैसा तुमने बोला चाइना में वो हुआ कि वहां से इंडस्ट्रियल वाले लोग गए और वही लोग वापस भी आए चाइना में, इंडिया में गए ही नहीं। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा अलग इशू है और वो मे बी कोई दूसरा बड़ा इशू है जिसकी वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग में या तो टैलेंट की कमी है या सेक्टर में और किसी और चीज की कमी है। वो मेरे ख्याल से अलग इशू है, एमिग्रेशन से मैं उसको नहीं जोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं राजनीतिक परिणाम पे। तो इस किताब में राजनीतिक परिणाम के ऊपर लिखा था कि जो रिटर्न करते हैं लोग जो ऑलरेडी एमिग्रेशन कर लिया होता है वापस जो आते हैं, वो लोगों ने लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को और सुदृढ़ बनाने में मदद किया। ये 2010 में उन्होंने बोला। अब अच्छा। मुझे लगता है ये थोड़ा डाउटफुल है ये क्लेम, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट ज्यादा आवाज तो मुझे लगता है भारत से बाहर ही उठती है भारतीय लोगों की। तो ये मुझे लगता है शायद इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हम लोगों ने
जैसे बोला था, अब कोई भी इशू लोकल नहीं है, सब कुछ ग्लोबल हो गया है। और जो बाहर है वो तो कुछ भी बोल सकता है कि ऐसे, मतलब कॉस्ट नहीं बेयर करना है ना उन्हें, तो वो कुछ भी बोल सकता है। और कभी-कभी उल्टा भी होता है, मैंने देखा है, अगर उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता तो उनको लगता है हिंदुस्तान भी वैसा क्यों नहीं हो जाए। हम्म। तो हम्म। वो कभी-कभी उस देश की चीजें हमारे आई मीन हिंदुस्तान पर लाना चाहते हैं, जबकि हमारा परिवेश अलग है काफी देशों से। हिंदुस्तान का डाइवर्सिटी बहुत अलग है पूरी दुनिया में हर किसी देश से। तो हम हम्म। इतना जल्दी दूसरे जगहों से लेसन्स कॉपी नहीं कर सकते, पर जो लोग बाहर जाते हैं उनको लगता है कि हाँ, यहाँ अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं क्यों नहीं हिंदुस्तान में बाहर के लोगों के साथ ऐसा करूं। हम्म। ये एक जो राजनीतिक परिणाम था, और दूसरा था कि पॉजिटिव परिणाम ये था कि इस इमिग्रेशन ने एक प्रेशर वॉल्व की तरह का काम किया है, क्योंकि जैसे हमें पता ही है कि पहले से काफी डोमिनेंट कास्ट या क्लास का एक कब्जा रहा था काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या फिर अपॉर्चुनिटीज में भी, क्योंकि इतनी कम अपॉर्चुनिटीज ही थी। तो उस वजह से एक है कि क्योंकि लोग बाहर जाने का उन्हें मौका मिला, तो वो प्रेशर वॉल्व की तरह काम किया। लोग बाहर उनको और मौके थे, नहीं तो यहीं पर ही जैसे जब रिजर्वेशन वगैरह हुआ, उसकी वजह से काफी यहाँ पर ही झड़प हो सकती थी, काफी प्रोटेस्ट हो सकता था, जितना हुआ उससे कहीं ज्यादा। लेकिन एक ऑप्शन था लोगों के पास, तो एक प्रेशर वॉल्व की तरह का काम किया। इसके बारे में आपको क्या लगता है? ये बात से तो मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, और मुझे लगता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि रिजर्वेशन मंडल और लिबरलाइजेशन एक ही समय पर हुआ। इवन हिंदुस्तान के अंदर भी, कि हम लोगों ने अलग मौके क्रिएट किए एलिट के लिए, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग चीजों में रिजर्वेशन जब आया तो कॉन्फ्लिक्ट उसकी वजह से कम हुआ, तो लोग ना ही हिंदुस्तान से बाहर जा सके। हिंदुस्तान का प्राइवेट सेक्टर भी और बहुत बड़ा हुआ, जिसने कि बाकी सब लोगों को अकोमोडेट किया। और फाइनली आप बोल सकते हो कि अगर किल्लत नहीं हो तो फिर झगड़ा ही किस बात का, है ना। ये सब जो झगड़े वगड़े हैं वगैरह, काफी सारे किल्लत के झगड़े हैं। अगर हम किल्लत कम करें देश में तो झगड़े अपने आप ही कम हो जाएं। तो ग्रोथ जो है वो सब चीजों को कम कर सकती है, और वो ग्रोथ चाहे डोमेस्टिक हो चाहे ग्लोबल हो, और अगर हम ग्लोबल ग्रोथ का पार्ट हो सके तो वो भी तो एक ग्रोथ ही है ना। तो ये वाली चीज भी कि हिंदुस्तानी नागरिक जो हैं वो एक ग्लोबल ग्रोथ का पार्ट हो पा रहे हैं इमिग्रेशन के रास्ते, ये एक तरह से ये वाला जो हिंदुस्तान के अंदर अवसरों का अभाव है उसको थोड़ा कॉम्पनसेट तो कर ही रहा है। ये तो बहुत मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अच्छी बात कही सौरभ आपने, क्योंकि उन्होंने इस किताब में भी बोला था कि क्यों ऐसा हुआ। जब हम लोग डिस्कस करते हैं भारत के हिस्ट्री के बारे में, ज्यादा एमिग्रेशन क्यों हुआ, तो एक अच्छा पॉइंट था कि सोशलिस्ट थिंकिंग से भी ये रिलेटेड था। तो जैसे इस किताब में एक उदाहरण दिया है कि जैसे जब ईस्ट अफ्रीका में तो बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी थी, हमें पता ही है, और फिर उनके ऊपर काफी ज्यादतियां होने लगी, और वो जब बाहर जाने, वो भी पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, तब भारतीय गवर्नमेंट का ये प्रिंसिपल था। भारतीय गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि आप उनको ले लो, लेकिन हम नहीं लेंगे। तो जैसे हाँ। सबसे बड़ा उदाहरण इसका ऋषि सुनक ही हो गए ना, ये वो भी तो हाँ। वो भी ईस्ट अफ्रीकन इंडियन इमिग्रेंट्स के बेटे हैं। बच्चे तो हैं। उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने, भारतीय सरकार का ये रवैया था कि हम लोगों को, शायद ये था ना कि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा लोग हैं और लोग नहीं चाहिए, तो शायद ये हाई स्किल्ड हाईली क्वालिफाइड लोग थे ईस्ट अफ्रीका के, काफी एलिट्स में थे, लेकिन उनको भी भारत बोल रहा था कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लो, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन लोगों को ले लिया तो भारत गवर्नमेंट को लगा यार मैंने तो फोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जबकि वो अच्छा टैलेंट था इंडिया के लिए लेने के लिए उस टाइम पे, पर हमारे पास शायद अवसर ही नहीं है प्रणय। और हम लोग जो हैं वो अभाव के आई मीन हमारी अभाव की पॉलिसी रही है, ऐसा बोलना चाहिए। या ये सोचने की बजाय कि लोग ही अवसर भी क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अवसर कहीं और से आते हैं और आपको उसमें लोग को फिट करना है। वो सोशलिस्ट माइंडसेट ऐसा है ना कि हमारे ये सब अवसर हैं, अब हम एक एक करके इसमें लोगों को फिट करेंगे। ऐसा थोड़ी है, लोग ही तो अवसर बनाएंगे और लोग ही अवसर बनाते हैं। ये वाला मेरे को लगता है माइंडसेट जो है ये शायद अब आना शुरू हुआ है। ये पोस्ट लिबरलाइजेशन का माइंडसेट है कि लोग ही अपने लिए अवसर बनाते हैं, और ज्यादा लोग मतलब ज्यादा अवसर। हाँ हाँ ज्यादा लोग मतलब कम अवसर नहीं है। हाँ, मैं भी होप करता हूँ ये चेंज हुआ है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अभी लोग अभी कॉन्फिडेंट भी नहीं। सोचते हैं कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। खैर, फिर एक और चीज है सौरभ, एक और उदाहरण वो देते हैं, जैसे कि
सोशलिस्ट थिंकिंग वजह से ये भी था कि हम लोगों ने खुद पर ही इतनी बेड़ियां लगा दी थी कि फिर लोग अगर एमिग्रेशन करने के बाद वापस भी आ रहे हैं या रेमिटेंस भी कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं उठा पाए। तो वो उदाहरण देते हैं केरला का, तो केरला में इतना आउट माइग्रेशन हुआ, इतना रेमिटेंस आ रहा है, लेकिन उससे ये नहीं हुआ कि हम लोग इंडस्ट्री बना पाए केरला में या फिर कुछ नया खड़ा कर पाए, क्योंकि इतने रिस्ट्रिक्शंस थे, पॉलिसी कंस्ट्रेंट की। हाँ, लोग खुद के घर बना रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है केरला को ही अलग लेवल पर ले जाने के लिए। तो ये भी मुझे एक अच्छा पॉइंट लगा। लेकिन केरला बहुत सारे मापदंडों में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य तो है प्रणय, मतलब हम उनको थोड़ा अलग लेवल पे भी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान में रह के एक और चीज है, आप कितना ही आउटलायर हो जाइएगा मीडियम से, हाँ, एक मेरे ख्याल से सीमा भी है कि जिसके आगे नहीं भाग सकते आप। आपको एक हिंदुस्तान का एवरेज है जो पीछे खींच लेगा। तो आप जो एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे भी इंडिया में वो, लेकिन उस पर एक ओवरऑल इंडियन कंस्ट्रेंट तो रहने वाला है ना प्रणय। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि केरला जो है ऑलरेडी इंडियन मीडियन से बहुत आगे है बहुत सारी चीजों में। नहीं सौरभ, मैं उस पर सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि एक काफी केरला की जो इंडिकेटर्स हैं वो काफी इवन इंडिपेंडेंस के पहले से आगे थे। आप कोई भी हिस्टोरिकल डेटा, ट्रैवनकोर का, ट्रैवनकोर टाइम से ये आगे तो हैं। ऐसे ही है ना, जैसे मैसूर का काफी अच्छे रहेगा या फिर बड़ौदा का आप देखेंगे, उस तरीके से था। तो वो जो ऑलरेडी गैप था उसको ठीक ठाक मतलब कंटिन्यू किया है। उसके बाद से तो थोड़ी गाड़ी नीचे स्लो ही हुई है, लेकिन फिर भी वो गैप इतना ज्यादा था इवन ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि वो इट हैज केप्ट पेस। लेकिन आप ये देखिए ना कि अभी भी कितना आउट माइग्रेशन होता है केरला से विद इन इंडिया ऑल्सो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम लोगों ने इंडस्ट्रीज को रोक दिया वगैरह, मतलब वो तो था ही, स्ट्राइक्स, कम्युनिज्म वगैरह का इफेक्ट तो था ही। लेकिन नेट तो केरला में इमिग्रेशन है ना प्रणय, तो वहां पे भी ऐसा है, वो लोग लोअर स्किल्ड लेबर इंपोर्ट करते हैं और हायर स्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर नेट इंपोर्टर है केरला ओवरऑल। पर ये तो एक तरीके की स्मार्टनेस हुई ना वैसे, या नहीं हुई? पर ये आप बोल सकते हो कि फिर हायर स्किल्ड के लिए हम उनके पास में लोकल अवसर नहीं है, जो कि पूरे हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, सिर्फ केरल का थोड़ी है। हाँ, पर वही, जब इतना ज्यादा तादाद में आपके पास एमिग्रेंट्स हैं तो आप एमिग्रेंट्स का फायदा नहीं उठा पा रहे हो आपकी वृद्धि के लिए, क्योंकि आपने खुद को बेड़िया डाल रखी है। तो ये एक था। तो ठीक है सौरभ, अंत में मैं ये डिस्कस करना चाहता था अब कि अब क्या करना चाहिए इस बारे में। तो जैसे नीति तौर पे क्या करना चाहिए, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 3 ऑप्शन, मतलब एक तो कह सकते हैं हम लोग कि कुछ नहीं करने की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली 4 ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि नहीं, हमें तो एनकरेज करना चाहिए इमिग्रेशन। तो जापान में प्रॉब्लम है, जापान के साथ कोई ट्रीटी करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग जापान जा पाए, जैसे उदाहरण। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि हम लोग, जो लोग एमिग्रेंट्स नहीं बने अब तक, उनको कैसे हम लोग भारत में रख सके, कुछ नीतियां बना के, फोर्स से नहीं लेकिन भारत को बेहतर। और चौथा ऑप्शन है हम लोग ऐसा कुछ करें जिससे कि जो ऑलरेडी एमिग्रेंट्स हैं वो भारत में वापस आ पाए। तो इन चारों में से आप किससे सहमति रखते हैं? मुझे संभव लगता है कि ये डिपेंड भी करता है कि कौन किस लेवल पे पॉलिसी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एमिग्रेशन एक रियलिटी है, तो हमको उसको एक्सेप्ट तो करना ही है और उसका फायदा उठाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कैसे हमारे लिए काम करे। ऐसी चीज तो ये है नहीं जो हो नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार के लेवल पे शायद नहीं कुछ करना चाहिए, एक्सेप्ट कि ट्रैवल को आसान बनाने के लेवल पर, कि भाई पूरे दुनिया में भारतीयों का ट्रैवल और आना जाना आसान हो, ये भारत के पक्ष में है, भले वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, एमिग्रेशन हो या नहीं हो। तो ये एक चीज है, मेरे को ऐसा लगता है। दूसरा, बाहर के लोगों का फायदा कैसे उठाना, ये मुझे लगता है ये एक लोकल चीज है। तो ये या तो लोकल गवर्नमेंट या लोकल इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटीज, ये उस लेवल पे उनको सोचना चाहिए कि जो हिंदुस्तान का ग्लोबल टैलेंट है, क्या हम उसको किस तरह से लेवरेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने लिए। तो इसके लिए कोई देशव्यापी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ये हर संस्थान को सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए। हाँ, और एनकरेज करना जहां तक की है कि बाहर के लोगों को हम कैसे भेज सकते हैं वगैरह, ये मुझे लगता है कि हम लोगों को, एनकरेजमेंट तो मुझे नहीं लगता है कि अगेन वो कौन करेगा, या तो लोकल राज्य सरकारें करें तो कर सकती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार के लेवल पर ऐसा होना चाहिए। राज्य सरकार के लेवल पे में भी अच्छी चीज हो सकती है। मुझे पता है कर्नाटक सरकार करती है, कर्नाटक सरकार का एक कार्यक्रम है कि
वो लोगों को थोड़ा प्रिपेयर करती है कि बाहर कैसे जाना है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाती है लोगों का बाहर जाने से पहले वगैरह। और मुझे लगता है राज्य सरकार लेवल पे शायद वो अच्छी पॉलिसी है। मुझे लगता है सौरभ की भारतीय सरकार कर सकती है इस मामले में, लेकिन वही है, इसका सीधा सीधा इमिग्रेशन को अगर हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे और उसको बोलेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढो, तो सरकार बोलेगी कि हाँ हम लोगों को रोकना चाहिए, लोगों को स्वदेश पिक्चर दिखाएगी कि स्वदेश हाँ। जैसा बलिदान दो, वापस आओ। वो तरीके से हमें टैकल नहीं करना है। इसके जो कारण है, कई सारे कारण यही है कि लोगों के पास यहाँ पे अवसर नहीं है। तो अवसर कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर काम करेंगे तो इमिग्रेशन भी अपने आप एक तरीके से कम प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोगों ने एक एपिसोड किया था मेडिकल एजुकेशन के ऊपर। अब अगर हम लोग खुद ही इतने 500 कितने 600 कॉलेज है तकरीबन, लेकिन हम लोग बना सिर्फ 88,000 लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं हर साल। तो ये तो हम लोगों ने खुद प्रॉब्लम क्रिएट की है ना। अगर हम लोग और मेडिकल स्टूडेंट्स को यहाँ पे अवसर दे पाएंगे तो वो क्यों जाएंगे यूक्रेन, रोमेनिया, बल्गेरिया। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम है। इस तरीके की चीजें। दूसरी चीजें ये भी है कि हाँ, लोग बाहर से यहाँ पर आएंगे, जैसे चाइना में भी हुआ कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ पर अवसर ज्यादा थे, ग्रोथ ज्यादा थी, मौके ज्यादा थे, वाइब्रेंट इकोनॉमी थी चाइना की। तो वैसे ही अगर हम लोग हमारे इकोनॉमी को बेहतर कर पाएंगे तो लोग आना ही चाहेंगे, कुछ ना कुछ लोग तो आना ही चाहेंगे। तो इस तरीके से शायद इन दोनों चीजों में मुख्य योगदान और रोल तो केंद्र सरकार का ही होगा। हाँ, और लेकिन वो सिर्फ इमिग्रेशन के लिए थोड़ी करना है, मुझे लगता है वो तो एनीवे करना चाहिए हमको। हिंदुस्तान को हम और सक्षम देश बनाए तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। तो इस प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है भारत सरकार के लेवल। एजुकेशन के मामले में कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन तो एजुकेशन कम के कर ही मामले में सकते कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। ठीक है। हाँ, जैसे R&D के बारे में बात कर रहे थे। R&D के बारे में हमने डिस्कस किया वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं प्रणय, बहुत आई मीन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे श्रोता भी बताएं आपको क्या लगता है इस चीज पे। तो हर के पास में एक टिप्पणी होती है, तो आप कमेंट लिखिए, हमको ट्विटर पे बताइए या ईमेल कीजिए। बताइए आप क्या सोचते हैं, इमिग्रेशन भारत के लिए नुकसानदायक है, फायदेमंद है, या और भारत में क्या नीतियां लगानी भी चाहिए या कैसी लगानी चाहिए कि इससे हम अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।